स्वागत है आप सभी का एसएच क्लासेस में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि पता होगा इस वीडियो में जो ये सीरीज़ चल रहा है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप लोग का सीरीज़ चल रहा है। इससे पहले के टीआरई 3 का जो पीआरटी का था और टीजीटी का था और 6 to 8 का था जनरल पेपर क्वेश्चंस, हमने उसमें आपको अच्छे से बता दिया था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो पीजीटी का पेपर हुआ था जिसमें कि 40 नंबर का आपका जो जनरल पेपर से सवाल पूछे जाते हैं वो टीआरई 3 के अंतर्गत में जो ऑफिशियल्स यहाँ पे आंसर की आया था, जो पेपर्स था उसको हम यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे परेशान रहते हैं कि आखिर में उनको तैयारी किस तरीक़ा से करना चाहिए कि वहाँ पे जनरल पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आ जाए, कौन सा उनको बुक्स पढ़ना चाहिए, तो मैं आज साक्ष्य के साथ में दिखाना चाहता हूँ कि एक एक सवाल जो यहाँ पे रहते हैं वो एनसीईआरटी से रहते हैं और जो मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ वो रामबाण से कम नहीं है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। जनरल पेपर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जनरल पेपर में किस तरीक़े से सवाल पूछे जाते हैं, तो जो उसमें सवाल का यहाँ पे चीज़ें रहती हैं कुछ इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अगर के देखिएगा जो साइंस का सवाल पूछा जाता है, साइंस का यहाँ पे 8 सवाल पूछा जाता है। साइंस से कितने सवाल रहते हैं? 8 सवाल रहते हैं। आईएनएम से कितने सवाल रहते हैं? उसका भी यहाँ पे 8 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मैथ से सवाल रहते हैं, मैथ से भी यहाँ पे 8 सवाल पूछे जाते हैं आपका। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर से 8 सवाल रहते हैं और आपका जियोग्राफी से यहाँ पे 8 सवाल पूछे जाते हैं। यही अभी तक का टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तक का ट्रेंड फॉलो होते आ रहा है और ये सारा सवाल जो है वो एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइंस का कुछ आप लोगों को डेमो दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से सवाल पूछा जाता है और किस तरीक़ा से बीपीएससी में जो एग्ज़ाम लोग सेट करते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही सवाल उठाकर दे देते हैं। तो चलिए क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर में जो साइंस का सवाल पूछा गया था आपके इस पेपर के अंतर्गत में वो सवाल किधर में। अब देखिए यहाँ से आप लोग का 2 सवाल जो पूछा गया था, अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो 2 सवाल पूछा गया, 2 न्यूमेरिकल से सवाल यहाँ पे साइंस का पूछा गया था। एक ये जो था यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो विद्युत है उस चैप्टर से पूछा गया था और जो अगला यहाँ पे जो सवाल दिया गया था ये भी आपका यहाँ पे विद्युत चैप्टर क्लास 10 से यहाँ पे सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो ये तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप कहीं से ही पढ़िएगा वहाँ पे आप बना लीजिएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ से लगातार मैं यहाँ पे आपको सवाल दिखाने वाला, ठीक है। ये सवाल देखिए जैसे कि अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको इधर कर देता हूँ। स्क्रीन पर एक सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शंस हैं कॉर्निया पर, परितारिका पर, दृष्टि पटल पर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट एक उत्तर होगा, ये जो प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ पे दृष्टि पटल पे बनता है। और इसको देखने के लिए जब आप एनसीईआरटी क्लास 10 का यहाँ पे चैप्टर खोलते हैं, कौन सा चैप्टर मैं आपको ओपन करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ ये अपने नोट से मैं दिखा रहा हूँ। जो रंग बिरंगा यहाँ पे चैप्टर है क्लास 10 का जो आइज से रिलेटेड है, उसमें ये चीज़ वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो ये चैप्टर का नाम है, इस जो चैप्टर का नाम है यहाँ पे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। ये जो सारा नोट्स हैं मैं यहाँ पे अपडेट किया हूँ, उससे ही सवाल देखिए यहाँ पे कैसे पूछा गया है। जो पहला पॉइंट ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं मानव नेत्र के बारे में, यहाँ पे लिखा गया है कि यह दृष्टि पटल पर उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और जैसा कि अभी बताया मैंने आपको, यही सवाल हूबहू यहाँ पे बीपीएससी पूछ रखा था कि जो यहाँ पे मानव आँख में होते हैं किस तरीक़ा से और कहाँ पे प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये पे देखिए दृष्टि पटल में ये चीज़ बनते हैं। एनसीईआरटी में जब पहला लाइन ही अगर के बुक्स आप उठाते हैं तो ये चीज़ वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। आई होप कि आप बातें समझ गए। और भी नीचे जैसे में आइएगा यहाँ पे दृष्टि पटल क्या होता है, रक्त पटल क्या होते हैं, श्वेत मंडल और कॉर्निया का क्या काम होता है, ये सारा कुछ नोट्स में और आपका यहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स में यहाँ पे दिया गया है। तो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 आप उठाइएगा तो ये सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही अगला सवाल के ऊपर आते हैं, अगला सवाल देखिए यहाँ पे कितना बेहतरीन सवाल यहाँ पे पूछा गया। अगला सवाल अगर कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो अगला सवाल क्या है, यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। और ये भी आपका एनसीईआरटी बुक से जो जनन चैप्टर है उससे ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी बुक्स होगा तो उसको ओपन कर लीजिए या जो हमारा नोट्स लिए होंगे एनसीईआरटी वाला आप उसको ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 372 के ऊपर में हम यहाँ पे चलते हैं। तो जैसे ही पेज नंबर 372 के ऊपर में आते हैं आपको ये
चीज़ देखने को मिलेगा वहाँ पे 372 के ऊपर में हम लेके चलते हैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा समय दीजिएगा, 372 के ऊपर में हम लेके चलते हैं कि आपको जो है वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। 73 72, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही क्लास 10 का यहाँ पे चैप्टर नंबर आप 9 ओपन करते हैं तो इसमें देखिए बहुत ही अच्छे चीज़ से जब आप इस बुक को ओपन कीजिएगा ना, तो ओपन बुक में क्या होता है कि पढ़ने के बाद लास्ट में समरीज दिए रहते हैं, ठीक है। और उस समरी में ही अगर कि आप देखिएगा तो यहाँ सारा चीज़ ऐड किया हुआ है। क्या चीज़ ऐड किया हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे आप उस बुक पढ़िएगा तो लास्ट में MCQs दिए रहते हैं। MCQs का ही सवाल नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पे ये सवाल पूछा गया था आपसे, यहाँ पे आपका जनरल पेपर में क्या सवाल पूछा गया देखिए, मैंने ऐड भी कर रखे थे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिम्बवाहिनी। तो अगर के आपके पास क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 है तो आप बुक को ओपन कर लीजिए और लास्ट में जैसे ही MCQs दिया रहता है वहाँ पे देखिएगा तो ये सवाल दिया गया है और यही सवाल BPSC हूबहू यहाँ पे पूछ दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये शुक्रवाहिका होगा। और नेक्स्ट सवाल जो BPSC ने पूछा था ना, इसी चैप्टर से अगला सवाल को दे दिया था। तो इस चैप्टर से 3 सवाल दिए गए हैं आपका NCERT बुक में और तीनों का तीनों लगातार यहाँ पे BPSC अपने जनरल पेपर में सवाल पूछा है। ये सवाल जैसे देख रहे हैं, जो ये वाला सवाल कि लैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा होता है, किसके द्वारा मुकुलन मतलब होता है, कौन सा जीव के द्वारा, ये भी सवाल BPSC ने PGT सेम शिफ्ट में पूछा। मैं आगे की सवाल दिखाऊंगा। ये जो सवाल नज़र आ रहा है ये सवाल भी यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया एक ही बार में, यहाँ पे 3-3 का सवाल। और जो लास्ट में ये सवाल नज़र आ रहा है ये वाला प्राकोष में होता है, क्या होता है, बाह्यदल, अंडाशय, अंडप और परागकण क्या होता है, ये भी सवाल आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है BPSC PGT के पेपर में, ठीक है। तो अब हम आपको पेपर के तरफ लेके चलता हूँ कि पेपर में कहाँ कहाँ सवाल। अब देखिए ये सवाल जैसे कि मैंने बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो वो है शुक्रवाहिका। ये NCERT से हूबहू सवाल यहाँ पे पूछ लिए थे, ठीक है। अगला सवाल एक पूछा गया था आपसे साइंस से ही कि साइंस से क्या पूछा गया था कि जो परागकोश होते हैं उसमें क्या चीज़ होते हैं, बाह्य दल होते हैं या अंडाशय होते हैं, परागकण होते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका, वो राइट आंसर होगा कि क्या नहीं होते, परागकण नहीं होते। जैसा कि अभी आपको बताएं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 से ये सवाल पूछा गया था। तो आप लगातार देख सकते हैं, लगातार मैंने 3 सवाल आपको दिखाएं, तीनों का तीनों क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 और 10 से यहाँ पे दिया गया है। और लगातार जो ये सवाल जैसे ये देखिए 42 नंबर, 43 नंबर, 44 नंबर और अगला यहाँ पे देखिए 45 नंबर सवाल। ये 45 नंबर भी सवाल जैसा कि मैंने अभी बताया कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, कौन सा जीव में होता है, तो ये जो यहाँ पे होता है वो ईस्ट के द्वारा होता है, जैसे कि मैंने अभी भी दिखाएं। तो यहाँ पे ईस्ट इसका बिल्कुल ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी मैंने आपको दिखाया कि कहाँ से सवाल ये पूछा गया है। तो कहने का मतलब हमारा ये है, अगर कि आप शिद्दत के साथ में NCERT क्लास 10 तक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जनरल पेपर में भी कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होने वाला है। मैंने भी बस NCERT ही पढ़कर एग्जाम्स को क्रैक किए हैं, जैसे कि आपको भी पता होगा ये चीज़। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पे जो साइंस का पूछा गया है 46 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 46 नंबर क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना डायरेक्ट एकदम हूबहू डिट्टो सेम लाइन आपको NCERT में मिल जाएगा। जो हमसे नोट्स लिए होंगे, नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे कितना, तो आप 295 नंबर पेज को यहाँ पे ओपन कीजिए। मैं आपको करके दिखा देता हूँ 295 नंबर पेज, ठीक है। 295 नंबर पेज के ऊपर में हम ले चलते हैं और आपको हम दिखाते चलते हैं। जो क्लास 10 का शायद यहाँ पे 295 नंबर, थोड़ा सा समय दीजिए, 298, थोड़ा सा अभी मैं खोजने में। देखिए जो मैंने अभी क्वेश्चंस आपको बताएं उसका देखिए क्लास 10 का, अगर कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे ओपन करते हैं तो सेम टू सेम चीज़ आपका NCERT बुक्स में लिखा गया है कि अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड, जिसे प्रति अम्ल भी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में देखिएगा तो वही एंटासिड लिखा होगा, एंटासिड जैसे क्षारकों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। और यही सवाल आपसे BPSC ने यहाँ पे पूछ रखा था, उसमें कौन सा चीज़ का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस सवाल में दिया गया है कि
अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग किया जाता है? तो वो प्रति अम्ल का किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे कि मैंने दिखाया आपका कि जो 6 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे, आपका 6 में 6 सवाल क्लास 10 का एनसीईआरटी साइंस से दिया गया है। तो जिनको भी जो पीडीएफ्स मैं दिखा रहा हूँ नोट्स के बारे में, अगर चाहिए होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया होगा, जाकर वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, आई होप की बातें समझ गए। अब जो 2-3 और यहाँ पे साइंस का जो सवाल यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल से बचा हुआ था, मैं आपको उसको भी यहाँ पे बताते चलता हूँ। जैसे ही सवाल आइएगा यहाँ पे 39 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा था, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देने पर यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो जाता है तो आर बटा आर डैश का मान निकालो। यानी कि जो आर डैश के बात बोल रहा है 1 बटा में आर डैश, जैसे कि पता होगा अगर पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो हम 1 बटा में करके जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 5 जो है कि क्या 5 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो 5/r प्लस में 5/r 5 बार लिखेंगे, प्लस 5/r प्लस 5/r और प्लस 5/r। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ 1 2 3 4 5। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं टोटल तो 1/r डैश बराबर हमारा आ जाएगा 25 बटा में कितना r हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं r बटा में r डैश तो वो हो जाएगा कितना 25। तो यहाँ से ये राइट आंसर हो जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि इतना बातें समझ गए। और नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगी? अब यहाँ से देखिएगा, इस सवाल में ऊष्मा की दर आपसे पूछ रहा है। तो ऊष्मा की दर बराबर H बराबर पढ़े होंगे I²RT, A बराबर H बराबर I²RT, I²RT। ये क्लास 10 का जब मैं यहाँ पे विद्युत में जो चीज़ें हैं आप नोट्स खोल लीजिएगा, ये सारा चीज़ मैंने वहाँ पे दे रखे हैं। I²RT तो यहाँ प्रति दर निकालना है, तो T से यहाँ पे भाग देंगे तो हो जाएगा क्या I²R, क्या हो जाएगा I²R यहाँ पे हो जाएगा। तो I का वैल्यू वहाँ पे देखिएगा तो आपका दिया गया है 15, तो 15 गुना में 15 और यहाँ पे क्या दिया है प्रतिरोध दिया गया है 8 ओम का, तो 8 यानी कि यहाँ पे 1800 ये चीज़ें होंगी, 1800 ये वाट होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑप्शंस में देखिएगा तो ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। आई होप कि बातें इतना समझ गए। ठीक है, अब चलते हैं स्टार्टिंग से जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे जो मैथ के सवाल जो पूछे गए हैं उससे आपको हम लेते चलता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही सबसे पहला सवाल आइएगा आपका पीजीटी के अंतर्गत में एक मैथ के सवाल यहाँ पे पूछा गया था। ये मैथ का सवाल क्या था यहाँ पे देखते चलिए आप लोग। मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आप दोनों चीज़ें बराबर से देखते चले। ठीक है, यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया था कि x प्लस 1/x के होल स्क्वायर, तो उसका वैल्यू क्या है? अगर कि इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा x² प्लस में 1/x² और यहाँ से अगर कर देंगे 2x इंटू 1/x, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा x² प्लस में 1/x² प्लस में 2, इसका आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में देखिएगा नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा आपसे एक बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ पे पूछा गया था, SICI के सवाल दिया गया था। इस सवाल में देखिएगा तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि एक लेख CP से 10% अधिक पर है, यदि 10% की छूट की अनुमति है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अगर कि आप ये वीडियो सोए देख रहे हैं तो जल्दी से उठिए और कापी कलम लेकर साथ में बैठ के पहले मेरे सॉल्व करने से पहले आप सवाल को बनाइए, तभी जाकर आप एक्टिव रहिएगा तो आपका जल्दी से यहाँ पे सिलेक्शन होगा और एक तरह से समझिए कि ज़्यादा सीखने की प्रवृत्ति आप में होगी। ठीक है, तो इस सवाल का देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि CP से 10% अधिक, यानी कि यहाँ पे जो मार्किंग प्राइस का बात कर रहा है, मान के चलिए कि अगर कि यहाँ पे CP 100 है तो यहाँ पे मार्किंग प्राइस कर रहा है 110 और उसमें से 10% के यहाँ पे छूट दे रहा है, यानी कि 90% पर उसको यहाँ पे सेल कर रहा है। तो टोटल इसका SP कितना हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा 99 और उसका CP देखिएगा 100 है। दोनों में देखिएगा कि यहाँ पे 1% का इसको हो रहा है लॉस, तो यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन 33 नंबर से बोल रहा है कि संपूर्ण घन प्राप्त करने के लिए
लिए 81 को किस संख्या से विभाजित करना चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा जो घन होता है 3 संख्या का यहाँ पे पेयर्स होते हैं। तो पहले 81 को हम तोड़ लेते हैं, 3 3 तरीके 9, तिया 27 और तिया 81। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 3 तो ये पेयर बना के ये बन जाएगा। सबसे ज़्यादा कौन सा है यहाँ पे, 3 ज़्यादा है, तो 3 से ही हम यहाँ पे भाग कर देंगे तो ये संपूर्ण घन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपसे यहाँ पे पूछा था बीपीएससी ने कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3 है। तो दोनों संख्याएं क्या है, 2:3 यानी कि संख्याओं का अनुपात है, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 66, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 22 और के संख्या देखिएगा तो 22 दूनी के 44 और 22 पचे 110, 22 दूनी 44 और 22 पचे 110 होगा, ये संख्या होगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा ई, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। बहुत सारे लोग वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मारेंगे तो ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि जिस तरीका से यहाँ पे पूछना है दोनों संख्याएं उसी तरीका से यहाँ पे आपको बताना है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला 35 नंबर सवाल यहाँ पे मैथ का सवाल जो पूछा गया था, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे पूछा गया था एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A और कोण B का अनुपात 1 दिया गया है, तो कोण A का आपका मान ज्ञात करना है। समानांतर चतुर्भुज दोस्तों आपको पता होगा, जो यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज होता है, जो आमने सामने का ये कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, और ये दोनों का अनुपात दिया गया है, एक है तो ये 2 है। तो अगर के 180 में हम दोनों का कर देंगे तो 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 180 हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री, और वही यहाँ पे पूछ रहा है आपका कोण ए के बारे में, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 60 डिग्री, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ, मैथ की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि बेलन का ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे 968 है। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता होगा 2πr × r+h, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का, और इसका वैल्यू दिया गया है 968 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अगर 2πr के तो हम मान रखते हैं 2 गुना में 22/7, यहाँ पे हो गया 7, और यहाँ पे दिया गया है त्रिज्या 7, और हमको यही हाइट इसका निकालना है, बराबर में 968 ये हो जाएगा। ये 7 से ये 7 चला गया, ये 22 से करेंगे तो 22 चौक 88 और 22 चौक 88 और 2 से कटे जाएगा, ये 22 बराबर में। तो एच का वैल्यू जो होगा इधर में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 इसका सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल था, यहाँ पे घातांक करने से या सिंप्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं इसको। इसमें सवाल आपसे पूछा गया था कि यदि -3 के पावर में m + n गुना में -3 के पावर में m बराबर -3 के पावर में 7 है, तो m का वैल्यू क्या होगा। जैसे कि पता होगा अगर बराबर के साथ में ये इधर जाएगा तो वहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये और ये वैल्यू दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि m + 1 का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया गया है, तो m का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर में अगर सी में देखिएगा तो ये राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यहाँ पे 38 नंबर सवाल दिया गया है। 38 नंबर में सवाल में क्या दिया गया है कि यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या यहाँ पे बन सकता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि दोनों को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि x = 1/y, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/x = y, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा तो एक के वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा xy, यानी कि जो x और y होगी वो कांस्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर आपका होगा, और यही आंसर बीपीएससी ने ले रखा है। ठीक है, और जो यहाँ पे देखिएगा साइंस का सवाल, ये साइंस का मैंने आपको बता दिए कि जो कुल यहाँ पे प्रतिरोध होगा 1/r' हो जाएगा, और फिर 5 बार में बांटा गया है तो 5/r ... 5 बार यहाँ पे हम करेंगे तो टोटल में क्या आ जाएगा 1/r' बराबर ऊपर में 25/r हो जाएगा। ठीक है, और जो सवाल पूछ रहा है आपसे r/r' यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 25 यहाँ पे राइट आंसर होगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जीके जीएस के ऊपर में चलते हैं। बाकी जो साइंस वगैरह था, मैंने साइंस यहाँ पे एक और साइंस यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा छोटे अक्षर को जब पसंद किया जाए, मतलब बोल रहा है, तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। 5 सेंटीमीटर से अगर कम का जो लेंस होगा उत्तल लेंस, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे देखिए, साइंस का सवाल जो मैंने अभी बताया आपको, किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वो बनता है दृष्टिपटल में।
ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, 43 नंबर सवाल, जैसे कि मैंने बताया कि कौन सा यहाँ पे मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका यहाँ पे उसका नहीं है, ये जो है पुरुष का, यानी कि पुरुष जनन तंत्र का भाग है ये शुक्रवाहिका, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी। ठीक है, आई होप कि इतना समझ गए। परागकोश वाला मैंने बताया कि जो परागकोश का यहाँ पे भाग नहीं है वो जो है परागकण, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे की तरफ चलते हैं जो हम आपको नहीं बताएं। ठीक है, अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि सीएए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा। तो जो किसके द्वारा किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, डाक विभाग के द्वारा, जनगणना विभाग के द्वारा और केंद्रीय सुरक्षा आईबी के द्वारा, किसके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर जो किया जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक सबके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल जैसे ही आइएगा आपसे यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा देश भारत ने अपना यूपीआई चालू किया है। तो भारत ने जो यूपीआई चालू किया वो मॉरिशस में और नेपाल में किया है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया था केवल, तो मॉरिशस और फिलहाल में अगर के देखिएगा तो नेपाल में भी ये चालू हुआ है, और फिर भी अगर भी देखिएगा तो श्रीलंका में भी ये चीज़ चालू हुआ है। तो ये तीनों चारों जो यहाँ पे आपको बताएं, ये सब चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में यहाँ पे देखिएगा आपसे सवाल पूछा गया था 49 नंबर क्वेश्चन में कि इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था। तो 2024 में जो इसरो द्वारा भेजा गया है वो गगनयान भेजा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, अगला सवाल अगर के आपसे पूछा गया था कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो G7 का जो सदस्य है यहाँ पे रसिया नहीं है, बाकी कनाडा, यूएसए वगैरह सब यहाँ पे सदस्य हैं। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का तरीका कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइसिस, डिहाइड्रोजेनेसिस या निर्जलीकरण। तो कौन सा है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो आपसे पूछा गया था, यहाँ पे एक 52 नंबर सवाल पूछा गया था कि कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है। तो ये जो यहाँ पे देखिएगा तो ये सवाल को यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा ये डिलीट कर दिया गया सवाल है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ यहाँ पे देखते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया था करेंट अफेयर से सवाल कि 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है। भारत से बेहतर बताने की बात किया गया था, और यहाँ पे लिविंग इंडेक्स पे देखिएगा तो पाकिस्तान यहाँ पे भारत से बेहतर है ये बताया गया है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यहाँ में नेक्स्ट सवाल में क्या सवाल आपसे पूछा गया था कि